हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय। तो आज हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को खत्म करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में पहली क्लास में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 42 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आर्टिकल 36 क्या बोलता है, आर्टिकल 37 क्या है। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था। जो आर्टिकल 36 है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, सेम जैसे कि आर्टिकल 12 था। ठीक है। और उसके बाद 37 है, वो बात करता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ये क्या है, ये नॉन एनफोर्सेबल है। 38 के मैंने 2 पॉइंट बताए थे। पहला मैंने क्या बताया था कि ये एक तरह की सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। कैसे? जैसे प्रियम्बल। दूसरा मैंने बताया था इसका 38 का सेकंड पॉइंट, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड इनइक्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। फिर मैंने बताया था 39 आर्टिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, जिसमें मैंने आपको 39 ए बी सी डी ई एफ पॉइंट तक बताया था, 6 पॉइंट। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले टू प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मटेरियल रिसोर्सेज का। तीसरा मैंने बताया था कि सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट बताया था इक्वल फेवर इक्वल वर्क। और पांचवा पॉइंट बताया था द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। और एफ पॉइंट बताया था मैंने चाइल्डहुड और यूथ को क्या करना, शेल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद ऐड किया गया। फिर 39 का ए आर्टिकल, ये जो एक आर्टिकल है ये ऐड किया गया था फ्री लीगल एड एंड सोशल जस्टिस के लिए। इसको भी आपका 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया था आपका। फिर मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल 40 क्या बात करता है कि एक एक आपकी ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत की बात करता है। उसके बाद मैंने 41 बताया था, इसमें मैंने आपको राइट टू वर्क के बारे में बताया था। देखो, राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में बताया गया है। ठीक है। किसके लिए? फॉर सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट या ओल्ड एज के लिए। उसके बाद मैंने 42 आर्टिकल बताया था। मैंने बताया था ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, मतलब कि जो भी काम पे जो भी वर्कर लगे हैं उनके लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो काम के लिए जरूरी है। ठीक है। जैसे एसी, फैन, कुछ भी जो भी रिक्वायरमेंट हो एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग, जो भी काम करने के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैंने बताया था मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी मान लो प्रेग्नेंट वुमेन काम कर रही है तो उनके लिए भी रिलीफ होने चाहिए। चलिए, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे आर्टिकल नंबर 43 की बात कर लेते हैं। 43 आर्टिकल क्या कहता है? तो ये बात करता है किसकी? ये बात करता है मिनिमम वेजेस की। किसकी? मिनिमम वेजेस की बात करता है कि मिनिमम वेजेस होने चाहिए। मतलब कि जैसे आप देखते हैं ना, जैसे मजदूर काम करते हैं तो उनकी जो दिन का इनकम है वो 400 या 500 जो भी उनका रखा होता है। तो एक मिनिमम वेजेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी महंगाई या इन्फ्लेशन जो भी बढ़ रहा है, जो कम हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग एक मिनिमम वेजेस फिक्स होना चाहिए। जैसे इसी के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें चलाती है। जैसे आपने मनरेगा देखी होगी स्कीम, है ना, 100 दिन की गारंटी रोजगार की। तो पहले जब स्टार्ट हुआ तो 100 रुपीज मिलता था, आज वो 200 समथिंग हो गया हुआ है। इसमें जैसे बोला गया कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है उनका क्या होना चाहिए, उनका ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको याद रखना सिंपली कि मिनिमम वेजेस की बात करता है आर्टिकल नंबर 43। किसकी बात करता है? मिनिमम वेजेस की। ठीक है। तो आर्टिकल 43 सिंपली याद रखना है कि मिनिमम वेजेस की बात कौन करता है? आर्टिकल 43। आर्टिकल 40 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। 41 राइट टू वर्क की बात करता है। 42 ह्यूमन कंडीशन की बात करता है ऑफ वर्क। उसके बाद 43 है, वो बात करता है मिनिमम वेजेस की। चलिए आर्टिकल नंबर, चलिए देखिए यहाँ पे जो 43rd का जो ए है आर्टिकल, 43rd जो ए आर्टिकल है, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ऐड किया गया। इसमें क्या बात की जाती है? इसमें बात की जाती है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि वर्कर का जो पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में कैसा है, क्या है, इन सब के बारे में बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 43 ए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 43rd का जो बी आर्टिकल है, 43rd बी, ये क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है।
तो ये ऐड किया गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो आप पढ़ोगे, लेकिन ये अमेंडमेंट यहाँ पे साथ साथ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो 43rd का जो बी आर्टिकल है, ये क्या बोलता है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको ऐड किया गया। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 44th, आर्टिकल नंबर 40। चलिए 44th आर्टिकल क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। किसकी बात करता है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा सिविल कोड, मतलब जो कानून बनाए हैं वो सबके ऊपर एक जैसे होने चाहिए। मतलब कि जितने भी रिलीजन है, ईच रिलीजन हैव इक्वल लॉ, मतलब जो भी कानून है वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। जैसे आपको पता है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मुस्लिम और हिंदू की बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि मुस्लिम के लिए और हिंदू के लिए कुछ कानून अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपको पता है इंडिया में रिलीजन के ऊपर भी चीज़ों का फोकस होता है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलीजन के बेस पे होती हैं ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली। हालांकि हमारी कंट्री कैसी है, सेकुलरिज्म है, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम है जो रिलीजन के ऊपर होते हैं। जैसे मुस्लिम हो तो अभी भी आप एक से ज्यादा मैरिज कर सकते हो, मोर देन वन मैरिज। तो इसके लिए आपको ये नहीं कहा जाएगा ये गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम के लिए कानून बनाया है। हिंदू की बात करें तो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। एट ए टाइम एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते। अगर पहली वाली को डाइवोर्स दिया जाता है, उसके बाद शादी कर सकते हो। तो आप देखो ये कानून दोनों के लिए एक जैसा तो नहीं हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हुआ। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी डिबेट होती रहती है। यूपीएससी आईएएस वगैरह में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है कि जो स्टेट्स है वो इसको इम्प्लीमेंट करें या ना करें, क्योंकि सेंटर के पास इतनी पावर नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट में आप यूनिफॉर्म ये बना दो। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजों का कल्चर देखा जाता है। जैसे आप देख लो, गोवा एकमात्र ऐसी स्टेट है, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एक्टिवेट है। गोवा एकमात्र ऐसी स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्टिवेट है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। जैसे मान लो जेएंडके की बात करते हैं, तो जेएंडके भी इसको नहीं लाया जा सकता अभी इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है। मुस्लिम की जो, देखो कोई भी अगर कानून को बनाते हैं, अगर उसको बनाना है, एक्टिवेट करना है, लागू करना है, जगह जगह इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए पहले तो आपको लोगों के पुराने ट्रेडिशन को देखना होगा, उनके कल्चर को देखना होगा, कहीं उनको हर्ट तो नहीं कर रहे आप। उसके आधार पे चीज़ें की जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे आपको समझ कम आएगा। बेसिकली 44 आर्टिकल कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। लेकिन ऐसा इंडिया में होता नहीं। खैर देखो, सबने ट्रिपल तलाक के बारे में सुना होगा, 3 तलाक के बारे में सबके सबने सुना होगा। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे हटा दिया, ये भी तो मुस्लिम का था। लेकिन आप देखो बहुत सारी मुस्लिम कंट्री, यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलती है, ट्रिपल तलाक वहाँ पे नहीं था। तो हमेशा कोई भी कानून को हटाने के पीछे सबसे पहले उनका बेसिक बैकग्राउंड देखा जाता है कि क्या ये मतलब इनके धर्म में कहीं लिखा हुआ है।
कई धर्म इनको बोलते हैं कि ऐसे होना है कि आप तीन ट्रिपल तलाक को मतलब मुस्लिम में बनाया जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मुस्लिम कंट्री यहाँ पे ट्रिपल तलाक नहीं था। तो ऐसी चीजें खत्म की जा सकती हैं, अदरवाइज चीजों में रिलीजन को देखा जाता है। ठीक है, जो मुस्लिम में भी जो तलाक का तरीका वो ऐसे नहीं है कि मतलब जो खत्म किया ना, ये पूरा खत्म नहीं किया। इसमें कौन सी चीज खत्म करी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक प्रोविजन ऐसा है, ठीक है, मेल और फीमेल की शादी हुई, इसमें मान लो दोनों के बीच में क्या आ गया, कंफ्लिक्शन आ गया, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसको कोर्ट क्या करती है, 90 डेज का टाइम देती है कि भाई अपना मसला शॉर्ट आउट कर लो। अगर ऐसा नहीं होता है देन क्या होता है, फाइनली डाइवोर्स होता है। एक तो तलाक का ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है, शादी के बाद 3 अलग अलग टाइम दिए जाते हैं 90 दिन के लिए। 30 डेज के लिए टाइम दिया जाता है, फिर 30 डेज के लिए टाइम दिया जाता है, और फिर 30 डेज के लिए टाइम दिया जाता है अलग अलग। पहली बार कोर्ट पूछता है हाँ जी आपका मसला हल हुआ, नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, अगर तीनों बार नहीं हुआ देन फाइनली क्या हो जाएगा, डाइवोर्स। लेकिन एक तीसरा था इसमें, ये था कि एट ए टाइम, तो इसको अभी क्या कर दिया गया, इसको खत्म किया, इसको खत्म किया। जो एट ए टाइम तलाक होता था, 3 बार तलाक बोले हुए तलाक हो गया, तो इसको बेसिकली अभी एंड करा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पता। और बाकी हम जो भी पढ़ाते हैं हम लोग वही पढ़ाते हैं जो बुक्स बोलता है, जो आपके बुक्स में लिखी हुई चीजें हैं, जो भी कॉमनली है। इसलिए अगर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, तो बिल्कुल इसको नेगेटिव वे में कभी नहीं लेना है कि सर ने ऐसा बोल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। ठीक है, जो भी बुक में जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी ये है आपका ट्रिपल तलाक का सिस्टम। इसमें 3 तरह का तलाक होता है। एक तो 90 डेज के लिए दिया जाता है, इसमें शॉर्ट आउट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, डाइवोर्स हो सकता है। फिर उसके बाद तीन तीन मतलब 30-30 दिन के 3 स्लॉट बनाए जाते हैं। पहले 30 दिन का टाइम दिया जाता है, तो पूछा जाता है कि हाँ जी आपका मसला सॉर्ट आउट हुआ, तो बोलते हैं नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी नहीं हुआ, देन फाइनली क्या होता है, डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। अगर चौथी तीसरा एक और होता है, वो क्या होता है, एट ए टाइम, मतलब एट ए टाइम पे उसी टाइम पे मन किया तो तलाक दे दिया गुस्से में आके, तो ये चीज एंड कर दी। अब ऐसा नहीं होगा, ये दोनों अभी भी चल रहे हैं, और नीचे वाला क्या हुआ, एंड कर दिया। ठीक है, तो ये होता है। तो आप अब देखो ऐसी बहुत सारी डिबेट्स हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सब में एक्टिवेट होना चाहिए पूरी इंडिया में कि नहीं। इसके लिए बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना कि जो 44 आर्टिकल है वो क्या कहता है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और याद कैसे करोगे, 44 देखो एक जैसा, 4 4, ये भी 4 ये भी 4, मतलब दोनों में इक्वालिटी की बात करता है, यूनिफॉर्म की बात करता है कि दोनों बार 4 4 है ना, इक्वल है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, इक्वलिटी की बात करता है कैसे सबके लिए सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 44 की तरफ। हो गया 44, 45 देखो, आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है। तो आर्टिकल 45 मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, उसमें 21A आर्टिकल जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन का। इसमें क्या बोला गया, इसमें इसको चेंज करके अब क्या कह दिया, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था, 21A को जोड़ दिया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन पढ़ने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट बना दिया, क्योंकि 21A फंडामेंटल में आता है। और 45 को चेंज करके, पहले लिखा था 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी, अब इसमें क्या लिख दिया गया, इसमें ये लिख दिया गया, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल तक के बच्चों को क्या देना, चिल्ड्रन केयर देना प्लस उसको एजुकेशन देना, ये राइट टू
क्या है ये 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 45 आर्टिकल। पहले 45 में क्या था कि 6 से 14 साल था, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके 6 साल तक लिख दिया। इससे पहले मैंने आपको आई थिंक 14 लिख दिया था, वहाँ पे 6 कर लेना, इसी के लिए 45 आर्टिकल ये कहता है इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में रखा गया। इसी में 86 अमेंडमेंट में एक चीज़ और ऐड की गई, क्या, 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई। वो क्या थी, वो ये की गई, वो फ्रॉम द पेरेंट्स टू एजुकेट देयर चाइल्ड। मतलब कि सब पेरेंट्स से ये इच्छा की जाती है, ये एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी है उनकी कि क्या करें, कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, देयर चिल्ड्रन लिख दो। तो बेसिकली 86 अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अमेंडमेंट तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, 86 भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो राइट टू एजुकेशन को लाया गया फंडामेंटल राइट के अंदर 21A आर्टिकल में। उसके बाद इसको चेंज करने के बाद, जैसे इसको राइट टू एजुकेशन पहले इसमें था आपका 45 में, फिर 45 को चेंज ये कर दिया कि 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन और केयर का राइट है। उसके बाद एक चीज़ और वो जोड़ी गई, पहले फंडामेंटल ड्यूटी 10 थी, फिर इसको 11th एक ड्यूटी और ऐड की। वो क्या थी कि पेरेंट्स से होप किया जाता है, आशा की जाती है कि वो अपने बच्चों को क्या करे, एजुकेट करे। ये क्या है, आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। अभी इसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं 51A, आर्टिकल 51A में, ठीक है। तो 45 आर्टिकल तक डन हो गया, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। 43 क्या बोलता है, मिनिमम वेजेस की बात करता है। 43A आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री की बात करता है। एंड आर्टिकल 43B आपकी बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आफ्टर 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के बाद इसको ऐड किया गया। 44 एक जैसा 44 मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। मैंने इस पे एग्जांपल भी दिया कि किस तरह की मतलब यूनिफॉर्म की बात हो रही है। उसके बाद ट्रिपल तलाक का मैंने एग्जांपल दिया। फिर मैंने आर्टिकल 45 बताया। आर्टिकल 45 क्या है कि अपने बच्चों को क्या करिए, एजुकेशन दीजिए और उनको केयर करिए 6 साल तक के बच्चों को। ये आपकी क्या है, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। और इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसको बनाया गया था। उसके बाद 86 अमेंडमेंट पढ़ रहे हो तो इसमें मैंने 21 फिर से बता दिया, ये और 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी आप आगे पढ़ने वाले हो। तो ये है आपके 45 आर्टिकल तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल नंबर 46 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है, चलिए आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है। इसमें बोला गया SC ST और अदर जितने भी बैकवर्ड है या अदर वीकर सेक्शन जो भी हैं, जैसे EWS हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। इसमें बोला गया क्या होना चाहिए, शुड ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। फोर्टी सिक्स आर्टिकल स्पेशली SC ST और वीकर सेक्शन की बात करता है, जिसमें बोलता है कि इनकी क्या होनी चाहिए, ये ग्रो होने चाहिए, शुड ग्रोथ होनी चाहिए इसमें। दूसरा क्या है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। तो ये बेसिकली एजुकेशन की और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी बात करता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है SC ST के लिए, ये हमेशा मुद्दे आपके न्यूज में भी रहते हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 47। तो ये बेसिकली आर्टिकल है, इसमें तो आपको याद ही करना है, इसमें कुछ हम एक्सप्लेन में नहीं जा रहे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। चलिए 47 क्या बोलता है, 47 बोलता है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन and the standard of living, standard of living and improvement
ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि कंट्री जो भी है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि ये कंट्री में जो गवर्नमेंट है उनकी ड्यूटी है क्या, कि न्यूट्रिशन का लेवल को बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करना और पब्लिक हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे काम होता है। इसके ऊपर बस इसके बेस पे आप केस नहीं कर सकते, लेकिन ये गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 47। 46 SC ST के बारे में बात करता है कि इनकी ग्रोथ होनी चाहिए, इनके लिए एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST अदर वीकर सेक्शन अच्छा होना चाहिए। 47 बात करता है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इसी के लिए आप देखो स्कूलों में मिड डे मील चलता है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब लोगों का रहन सहन अच्छा करना है। इसी के लिए आप देखो कि जैसे PMAY के थ्रू क्या होता है, लोगों को घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, 2-2.5 लाख रुपए मिलता है ताकि वो कच्चे मकान में ना रह के पक्के मकान में रहे। तो ये क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है। पब्लिक हेल्थ के लिए आप देखो जैसे अभी जो हेल्थ कार्ड बने हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप 5 लाख तक का ऑपरेशन फ्री करवा सकते हो कोई भी अगर दिक्कत है तो ये सारे किसके अकॉर्डिंग है, ये आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 48 की। 48 आर्टिकल क्या कहता है? 48 आर्टिकल कहता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो 48 आर्टिकल क्या बात करता है कि एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, ये बेसिकली एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, बेसिकली एग्रीकल्चर को प्रमोट। ओके, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 48A क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 48A क्या कहता है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें बात की गई है किसको बचाने की? आपको बात की गई एक तो फॉरेस्ट वगैरह जंगलों को नहीं काटना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, प्लस इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात की गई है। ठीक है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना, ये भी क्या है, ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ठीक है, अगर बात करें 49 की तो 49 क्या कहता है? 49 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस ये बीच में काट दो। ये देखिए ये आर्टिकल 49 ये वाला, ये ना, ये जो ऊपर वाला था ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद इसको ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल 49 है ये बात करता है जितने भी हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो जरूरी है, इंपॉर्टेंस है, उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। तो ये 49 आर्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें 49 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें आपका आर्टिकल नंबर 46 इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, और ये तो है ही, मिड डे मील सारे इसी अकॉर्डिंग चलाई जाती हैं। ठीक है, बाकी एक बार पढ़ लेना अच्छे से, वैसे भी आपको लर्न हो जाएंगे। चलिए आर्टिकल 50 की बात करें तो 50 का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी कोर्ट में मसला गया तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी आपकी सरकारें चल रही हैं और जो कोर्ट वगैरह जुडिशरी है, दोनों को सेपरेशन रखा गया, इनको दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के हैं आपस में इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेपरेट है दोनों, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंड तो करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इनका रिलेशन तो होता ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है आर्टिकल 50 में कि 50 मतलब ऐसे याद कर लो कि 50-50 नहीं होना चाहिए, कि मतलब 50-50 दे दिया पैसा दोनों को काम चल गया, तो 50-50 वाला गेम नहीं है। जुडिशरी को अलग रखा गया एग्जीक्यूटिव से ताकि 50-50 ना हो कोई भी मसले। तो ऐसे याद कर लो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे आर्टिकल 50 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग करता है। ठीक है, और 50 आर्टिकल 51 यही बोल लेते हैं, आर्टिकल 51 फिर आपके ये आर्टिकल खत्म हो जाएंगे। ये बात करता है आपकी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल
प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल प्लेस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, आर्टिकल 51 क्या बात करता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल प्लेस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो ये आर्टिकल है 51। इसमें आर्टिकल 50 भी इंपॉर्टेंट है आपका, 49 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से ये आर्टिकल रिवाइज कर देता हूँ सारे। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये सारे के सारे पार्ट थर्ड में आते हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। 43 आर्टिकल 42 तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अभी मैंने रिवाइज भी करा था। चलिए 43 से स्टार्ट करते हैं। 43 से स्टार्ट करते हैं। 43 बात करता है मिनिमम वेजेस की। 43A बात करता है क्या? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 43rd का जो बी पॉइंट जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल 43 बी, ये बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ये आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया। 44 एक जैसा 4 मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और गोवा एकमात्र ऐसी स्टेट है यहाँ पे ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, मैंने ट्रिपल तलाक का एग्जांपल दिया आपको। आर्टिकल 45 क्या कहता है? 45 कहता है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो 6 साल तक के कम बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए और उनको चाइल्डहुड केयर भी मिलनी चाहिए। बाकी इसी 86 अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया। पहले क्या था? 6 से 14 साल तक बच्चों को पढ़ने का अधिकार ये था, इसको चेंज कर दिया, 6 साल तक लिख दिया। और 21 आर्टिकल ए जो है वो भी ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई। ये है आपके 45 आर्टिकल। 46 बात करता है SC ST की। ठीक है, इनकी ग्रोथ होनी चाहिए, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद 47 बात करता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, 47 बोलता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है, ये कंट्री की ड्यूटी है गवर्नमेंट की, कि न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना और इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ को अच्छा करना, इसको इंप्रूव करना। 48 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A कहता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया। आप देख सकते हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आर्टिकल इसके अकॉर्डिंग जोड़े गए हैं। 49 बात करता है कि जो भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मोनूमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इन सबको क्या करना? प्रोटेक्ट करके रखना। 50 आर्टिकल 50 कहता है कि 50-50 नहीं होना चाहिए, सेपरेशन रखो, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 51 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल प्लेस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। ये था आपका पूरा की पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। जितना एग्जाम में आता है इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है फिलहाल के लिए। और अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी की, एंड आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे फंडामेंटल ड्यूटी की तरफ। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेते हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। ये आता है आपका पार्ट 4 ए में। किसमें आता है? पार्ट 4 ए में। फंडामेंटल राइट आते हैं पार्ट 3 में। फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आती है पार्ट 4 में। अगर गलती से मैंने 3 बोल दिया तो इसको 4th कर लेना, पार्ट 4 में आते हैं। और पार्ट 4 ए में आता है, ये अलग से पार्ट है जो आपका कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद। तो पार्ट 4 ए को जोड़ा गया, जिसमें ऐड की गई क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या ऐड की गई? फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि जो एज अ इंडियन सिटीजन होने के नाते आपकी क्या क्या ड्यूटी बनती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन आपको आपका एज अ इंडियन सिटीजन आपकी ये ड्यूटी है कि आप ये सब कुछ करो। और आप जब पढ़ोगे तो आपको भी समझ आएगा कि ये बिल्कुल अच्छी है, ये हमें करनी चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी है और ये एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ये करनी भी चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मतलब गलत लगेगा, फंडामेंटल ड्यूटी से ऐड की गई। तो ये आर्टिकल नंबर 51A में है। कितना आर्टिकल कौन सा है इसका? 51A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में आता है? 4th A में आता है, पार्ट नंबर 4th का ए। ठीक है, पार्ट 4th में आता है, 4th A में आता है ये। और फंडामेंटल ड्यूटी का जो आर्टिकल है वो 51A है, 51A है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक तो ये आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ेगी? 1976। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, इन लोगों ने जो रिकमेंडेशन किसकी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की। कौन सी कमेटी की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बुक आ रही है वो फैब के फर्स्ट वीक में
पूरी तैयार हो जाएगी, इसको हम लोग पब्लिश करने वाले हैं। और इसमें लगभग लगभग 15,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। और आपको मैं बता दूं, ये हर एक टॉपिक जीके में जो भी इसमें जीके का पोर्शन आता है, उसमें हर एक टॉपिक में टॉपिक वाइज, जैसे मैं पॉलिटी की बात कर लूँ, तो पॉलिटी में आप देखोगे कम से कम भी 2,000 के करीब एमसीक्यूज है। और अलग अलग टॉपिक से, मतलब 21 चैप्टर बनाए हो, खुद सोच लो कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन लिखे गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी अच्छे क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन विद आंसर वो वहां पे लिखे हुए हैं। आप देख सकते हो जब हमारी बुक आएगी। तो ऐसा एक भी जेकेएसएस में अभी तक कोई बुक है नहीं थी जम्मू कश्मीर में, जो आपका सारे के सारा मटेरियल को कवर अप करती है और अच्छे लेवल का हो। हमें 2 साल लगे बनाने में, और इसके पीछे बहुत मेहनत है। हमने एक एक टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल निकाल के उसको तैयार करा है, प्लस नए जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डाला है। तो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बार वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगा लेते हो पढ़ के थ्योरी, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और ये कोई भी एग्जाम, आप यूपीएससी तक के हमने क्वेश्चन उसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पूछा जाएगा। देखो कमेटी के ऊपर भी यहाँ पे कमेटी वर्ड आ रहा है, इसलिए मुझे बुक की याद आ गई कि बुक जो है उसमें कमेटी अलग से भी एक टॉपिक लिखा हुआ है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी है। अमेंडमेंट के ऊपर टॉपिक है, कौन कौन से अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर हर एक चैप्टर वाइज 100, 80, 70, 120, 150 इतने इतने क्वेश्चन हमने एक एक चैप्टर के लिखे हुए हैं। मतलब सब कुछ कवर अप हो जाएगा आपका। और होपफुली वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से पहले ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर है बच्चों का, वो भी हो जाएगा। उसमें जो भी आपकी ज्योग्राफी का पोर्शन वो हो जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपकी फाइनेंस में भी है वो भी आपकी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स है वो हो जाएगा उसमें। तो ये आपका रिकमेंडेशन थी स्वर्ण सिंह कमेटी की, जिसके बाद इसको पार्ट 4 में ऐड किया और आर्टिकल 51 को बनाया। इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, तो आंसर देना 11 है। ओरिजिनली 10 थी। जब 1976 में फर्स्ट टाइम इसको ऐड किया गया था, इसमें कितनी ड्यूटी थी? 10 ड्यूटी थी। और 11th कब ऐड की? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, जिसके बाद आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। ठीक है, 51A आर्टिकल क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या कहती है कि क्या क्या ड्यूटी होनी चाहिए जो भी इंडियन सिटीजन है, उसके बारे में बात करता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसकी ड्यूटी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ओके गाइज, इसमें हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पहले 10 की। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले 10 में आपकी जो ऑड नंबर वाली हैं, जैसे ए, सी, ई, जी और आगे आई, ये 5 जो और नंबर वाली हैं, ये क्या है आपकी? ये आपकी लीगल ड्यूटी है, लीगल फंडामेंटल ड्यूटी है, ये और नंबर पे है। और जो आपकी इवन नंबर पे है, ये क्या है? ये आपकी ये मॉरल ड्यूटी है, मतलब जो आपको ऐसे माननी चाहिए एज ए इंडियन सिटीजन। इनके बेस के ऊपर कोर्ट में केस किया जा सकता है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 5 लीगल है और 5 मोरल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी 10 की बात कर रहा हूँ। स्टिल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जो बाद में ऐड की गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। सबसे पहली ड्यूटी क्या बोलती है? जो और पहले हम लीगल की बात कर लेते हैं। पहली ड्यूटी ये बोलती है कि टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो बेसिकली हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी आइडियल्स हैं हमारे, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट, ये एग्जीक्यूटिव, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हैं, इन सब की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। अगर आप नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करते हो, देन आपके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लग जाता है, चार्ज ऑफ सेडिशन, आपको जेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये लीगल फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर आप एज अ इंडियन सिटीजन, तो आपको वैसे भी फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये बिल्कुल रिस्पेक्ट अपने आप हो जाती है, अंदर से फीलिंग आती है। कोई भी कंट्री, अगर कोई भी कंट्री में रह रहा है, तो सबसे पहले उसकी कंट्री आती है। ठीक है, हम इंडियन हैं, हमारे लिए सबसे पहले इंडियन आता है, इंडिया कंट्री आती है, उसके बाद बाकी काम आते हैं। ठीक है, ये क्या है ड्यूटी हमारी? ये लीगल ड्यूटी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें, क्या बोलता है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोबर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप देखो, यूनिटी बना के रखनी चाहिए हमेशा,
एकता की बात होनी चाहिए कंट्री में। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा कोई भी लोगों को भड़काते हो, वहां पे दंगे होते हैं, तो वो क्या है, गैर कानूनी है ना, उसके बेस पे आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। तो ये भी हमारी कौन सी ड्यूटी है, ये हमारी लीगल ड्यूटी है। लीगल ड्यूटी मैंने बोला ऑड नंबर पे 1 3 5 ऐसे। अगर हम बात करें ई की, इसमें क्या बोला जाता है, देखो इसमें मेन मेन आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है, डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। हमें क्या करना है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे क्या होगा, औरत की डिग्निटी को क्या हो, ठेस पहुंचे। जैसे ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, विमेन एक्ट बनाए गए हैं, है ना, औरतों के लिए, रेप के लिए एक्ट बनाए गए हैं। तो हमें उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पीपल ऑफ द इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजन्स लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। तो भाईचारा होना चाहिए, ये उसके बेस पे नहीं होना चाहिए कि आपका रिलीजन कौन सा है, आपकी भाषा कौन सी है ना, आप कहाँ के रहने वाले हो, इन सबको छोड़ के, इन सबको छोड़ के तो क्या होना चाहिए, एक भाईचारा होना चाहिए। ये भी आपकी क्या है, लीगल ड्यूटी है। आप ऐसा नहीं है कि लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। ठीक है। आप किसी भी औरत को नीचा दिखा रहे हैं, उनके ऊपर डेरोगेटरी कमेंट कर रहे हो कोई भी, तो ये सब भी क्या है, गैर कानूनी है। ये भी हमारा लीगल फंडामेंटल ड्यूटी है। तो 3 हो गया। सबसे पहले हमें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इतना सा याद रख लो। तीसरे नंबर पे हमें इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया की, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करनी चाहिए। और आगे जो तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है, मतलब ऑड वाले में दूसरी लीगल और तीसरी लीगल क्या है कि हमें डेरोगेटरी जो भी वुमेन की डिग्निटी को नहीं करना चाहिए, प्लस हमें ब्रदरहुड मतलब भाईचारा बना के रखना चाहिए आपसी। उसके बाद अगर हम बात करें, फोर्थ जो और ड्यूटी है वो है जी। क्या है ये, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। मतलब हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए क्या, इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को। हमारे जो जंगल हैं, देखो आप बिना मतलब के जंगल नहीं काट सकते, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। आप नदियां गंदी नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में खैर अभी इतना ज़्यादा चीज़ों पे नहीं देखा जाता, लोग गंद ज़्यादा मचाते हैं। रिवर्स गंदी नहीं करनी चाहिए, हमें अपना कचरा रिवर में नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन जहाँ सब चलता है। वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी, ये भी लीगल राइट है। ठीक है। ये भी जैसे वाइल्ड लाइफ, आपने देखा सलमान खान ने क्या किया था, काला हिरन को मार दिया था, और उसके बाद अभी तक उसके ऊपर केस चल रहा है। ठीक है। और अभी लास्ट एक और हम बात कर लेते हैं, ऑड वाली कौन सी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाली, ये ऑड वाली 9th नंबर की क्या है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। मतलब कि हमें क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी क्या करना है, सेव करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी क्या करना है, सेव करना है। ठीक है। तो क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी क्या करना है, बचा के रखना है। जैसे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी जैसे सरकारी चीजें बनी है, उसको तोड़ फोड़ नहीं करना है, वायलेंस नहीं मचाना है। जैसे कभी कभी प्रोटेस्ट होता है, आप देखो ट्रेनें जला दी जाती हैं, बसें जला दी जाती हैं गवर्नमेंट की। तो ये क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वायलेंस नहीं करना है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सी, ये लीगल है। तो 5 हमने पढ़ ली लीगल वाली। अब हम बात करते हैं जो हमारी मोरल ड्यूटी है, वो कौन कौन सी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन सी जो हमारी मोरल ड्यूटी है। सबसे पहले देखिए, इवन वाली बी क्या बोलती है, टू चेरिश एंड फॉलो द नॉवल आइडियाज। ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, नॉवेल्स आइडिया को फॉलो करना चाहिए। कौन से, जो विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो नेशनल स्ट्रगल के लिए जिससे हम लोग इंस्पायर्ड है, जो हमें इंस्पायर्ड करती हैं, उन सब आइडियाज़ को हमें, नोबल आइडियल्स को हमें क्या करना चाहिए, जो भी आइडियल्स हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गया, आपके चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, वल्लभ भाई पटेल हो गया, जितने भी मतलब नेशनल स्ट्रगल के लिए जिन लोगों ने स्ट्रगल किया हुआ है, जिससे हम लोग इंस्पायर्ड है, उन सबको हमें क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे आजकल आप देखते हो बहुत सारे ऐसे फेक कार्टून बना के हम लोग फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे को, मतलब इनके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, मौजू लेते हैं, गलत, ये गलत चीजें हैं सारी। ठीक है। हमें ये नहीं करना है, इनका मजाक नहीं बनाना है, ये गलत है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर वाली, कौन सी है आपकी मोरल ड्यूटी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, और हमें क्या हो, बुलाया जाए, कोई भी जरूरत पड़ जाती है तो हमें तैयार रहना चाहिए। ये हमारी मोरल ड्यूटी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडियन। हमें अपनी कंट्री को बचाना है, और अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है। आप मना नहीं कर सकते, ये आपकी मोरल ड्यूटी है अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो। उसके बाद बात करें तीसरी जो हमारी मोरल ड्यूटी, वो क्या है,
टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर्स। तो हमारे जितने भी जो रिच हेरिटेज हैं, जो हमारे, ठीक है, जो भी रिच हेरिटेज है उन सबको हमें क्या करना है, उसको वैल्यू देना, उसको प्रिजर्व करके रखना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग, जैसे आप देखते होगी कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब कि नशे करते हैं, जगह जगह थूक देते हैं, जो भी हमारे पुरानी साइटें हैं वहाँ पे जाके देखने जाते हैं, वहाँ पे गंद मचाते हैं। तो ये चीज़ें गलत है, हमें उनको वैल्यू देना, उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको बचा के रखना है, उनको बचा के रखना सबको, ये भी हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मतलब कि हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ जाना है, उसके बाद हमें वैल्यू देनी है, बचा के रखना है रिच हेरिटेज। रिच हेरिटेज में बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी है कि कौन कौन सी हेरिटेज साइट में आती हैं, जैसे पुराने हमारे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गया, हमारे कोई नेशनल रोड्स हो गए, ठीक है, जो भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आर्ट एंड कल्चर हो गया हमारा, उन सबकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी है, वैल्यू भी देनी है और उनको प्रिजर्व करके भी रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक हो गया, ये दो होगी, और ये हमारी एक तो देखो बी डी, उसके बाद ई तो नहीं, एफ हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, एच की बात कर लेते हैं। चलिए एच क्या बोलता है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पो, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। चलिए इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक मतलब कि हमें चीज़ों को लॉजिकली सोचना है, हमें चीज़ों को लॉजिकली सोचना है, हमें ह्यूमनिज्म को देखना है, हमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को देखना है, मतलब किस चीज़ों से देश को रिफॉर्म करना है, अच्छे से बनाना, अब नई नई चीज़ें बनानी है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए, मतलब कि इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ इसका मतलब ये है कि आपको लॉजिकली समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज भी तुम लोग, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती है, क्या करती है, ये कास्टिज्म के नाम पे वोट लेती हैं, लेकिन आपको साइंटिफिक सोचना पड़ेगा, आपको स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, चीज़ों को पता लगाओ कि हमें रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों को लॉजिकली सोचो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके नाम पे दंगे होते हैं, आज भी इन्हीं के नाम पे वोट होते हैं, तो ये साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, तो इसको डेवलप करना ये भी हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट जो हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है वो क्या है, to strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। मतलब कि हमें किसकी तरफ बढ़ना है, हमें towards the excellence in all spheres of individual, हमें खुद से भी वैसे काम करने हैं, कलेक्टिवली एक्टिविटी करनी है, जिससे क्या हो, हमारा देश लगातार तरक्की करे, ज़्यादा ऊपर जाए। तो ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी मोरल ड्यूटी है। तो ये मैंने 5 बढ़ाई आपको लीगल, और 5 बढ़ाई मैंने आपको मोरल ऑब्लिगेशन, जो हमें एज अ इंडियन सिटीजन करना है। उसके बाद जो लास्ट वाली है वो बात करते हैं 11th, वो क्या है, मैंने आपको बता दिया कि इसको हमने जब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया, ठीक है, उसके बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट्स है, जो गार्डियन है, उनकी ये एक तरह से, मतलब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने बच्चों को क्या करे, एजुकेशन दे। ठीक है, वो उसके 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दे, एंड 14 ईयर्स। तो ये 6 साल 14 साल तक के बच्चों को वैसे फ्री एजुकेशन है, ये इसी की बात करते हैं। तो ये है आपकी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ क्या है, मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बताया, जो पार्ट 4th ए में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51 ए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी तब इसको जोड़ा गया था, किसकी रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, and added a new part that is 4th A and article 51A। ठीक है, इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, ओरिजिनली 10 थी, एक को बाद में जोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। इसके बाद ड्यूटी मैंने पढ़ाई, मैंने बताया कि 5 लीगल है, 5 मोरल ड्यूटी है, जो मोरल ऑब्लिगेशन है। लीगल है आपकी ऑड वाली, और मोरल है आपकी इवन वाली। 11 को छोड़ दो फिलहाल, पहले 10 में, तो पहली 5 जो बीच में ऑड 5 है, वो आपकी लीगल है, और मैंने लीगल भी बता दिया, मोरल भी बता दिया, और मैंने 11 ड्यूटी भी बता दी। ये है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटी से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऐसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो आपने अगर एक बार अच्छे से पढ़ा होगा तो पढ़ते ही समझ आ जाएगी ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, तो आई होप कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है, स्टेट एंड ड्यूटीज के बारे में, देन हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में।
तो इसको जहाँ तो हम एक ही क्लास में सबको खत्म करेंगे, लंबी क्लास होगी तो इसको हम खत्म करेंगे, या इसको 2 क्लास में कोशिश करूँगा इसको एक क्लास में खत्म करने की, अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो 1.5 घंटे तक क्लास में हो जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।